जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर हम आपके लिए अवेलेबल हैं। स्टूडेंट जो हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्जामिनेशंस भी अभी चल रहे हैं, उनके लिए हम आज लेकर अवेलेबल है मॉडल पेपर 2023 का, और सब्जेक्ट है इंग्लिश। यानी इंग्लिश का 203 का जो पेपर है, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए एक मॉडल पेपर इंग्लिश का। स्टूडेंट, इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और हमने कहा था कि हम जरूर आपके लिए समय निकालकर एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका डाउट मैंने सॉल्व कर दिया कि कैसे पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप जो जो बताया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन बताए गए उससे मिलते जुलते और उस सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। और ये मॉडल पेपर मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं, जैसे आपको प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाना है। साथ ही साथ बताऊंगा स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा कि छोटी छोटी बातें मैं जो बताता हूं उसको नोट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसलेटम, यानी जो वर्ड ट्रांसलेशन है आया है ट्रांसलेटम वर्ड से, वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। यानी तो वो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये लैटिन वर्ड है। स्टूडेंट, ट्रांसलेटम को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा उल्टा कि ट्रांसलेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ट्रांसलेटम खाली रहेगा, तो ट्रांसलेटम भी याद रखिएगा और लैटिन वर्ड भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एज अ एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज अदर देन वन विच इट वाज ओरिजिनली रिटेन, यानी जो एक टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में प्रेजेंट करने क्या कहलाता है, जिसमें मतलब दूसरे लैंग्वेज में जिसमें ये लिखा गया है उसको छोड़ के दूसरे लैंग्वेज में। तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में टेक्स्ट को प्रेजेंट करना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, और ये सारे एग्जाम्पल ये नहीं होंगे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आराम से, अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन के आसपास तैयार किया है। अगर वीडियो आपको फास्ट लगा, आप वीडियो को स्लो करके देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, हम टाइम सेव करने के लिए वीडियो को तेज कर देते हैं थोड़ा। अब जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, डैश इज द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे एक ही लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बिटवीन सेम लैंग्वेज को स्टूडेंट इंट्रालिंगुअल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं इंट्रालिंगुअल। ठीक है, इट इज नोन एज इंट्रालिंगुअल। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लैंग्वेज विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड, जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करते हैं, जिस लैंग्वेज में, उसको क्या कहलाता है? कह रहा है कि फ्रॉम विच, कह रहा है द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड, जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन किया जाता है वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? तो उसको सोर्स लैंग्वेज कहता है स्टूडेंट। इसको क्या कहते हैं? सोर्स लैंग्वेज। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज याद रखिएगा, उसको सोर्स कहते हैं ना। जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन बनाया जाता है उसको सोर्स कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में बनाया जाता है उसको टारगेट कहते हैं। अगर जिस दूसरे लैंग्वेज में बनाया जाएगा तो वो लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी, और जिस लैंग्वेज से किया जाएगा उसको सोर्स कहा जाएगा। यही क्वेश्चन अगले में पूछ रहा है, द लैंग्वेज इनटू विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड, जिसमें ट्रांसलेशन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट, वो कहलाता है टारगेट लैंग्वेज। वो क्या कहलाता है? टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज जिससे किया जाता है और जिसमें किया जाता है वो टारगेट लैंग्वेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज कॉइन्ड बाय अमस्टर्डम बेस्ड अमेरिकन स्कॉलर। तो अमस्टर्डम का कौन सा अमेरिकन स्कॉलर था जिसने ट्रांसलेशन स्टडीज को कॉइन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जेम्स स्ट्रैटन होम्स। जेम्स स्ट्रैटन, इसको जे.एस. होम्स के नाम से भी जानते हैं, या एस होम्स। ठीक है, तो सरलाक होम्स मत समझ लीजिएगा, एस होम मतलब, इसको बोला जाता है जेम्स स्ट्रैटन होम्स। सारी बातों को ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और तैयारी अपनी अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांसलेटर विच हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसके पास किसकी नॉलेज होना चाहिए? इक्विवेलेंस की, ग्रामर की, एसएल और एसएल एंड टीएल। तो देखिए, एसएल को स्टूडेंट सोर्स लैंग्वेज को एसएल बोला जाता है और टी को ट्रांसलेट लैंग्वेज। तो जो ट्रांसलेटर होता है अगर वो ट्रांसलेट करेगा तो उसको सोर्स लैंग्वेज, यानी जिस भाषा से उस भाषा को जानेगा तभी तो किताब पढ़ेगा, तभी तो अगले लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो दोनों लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज की और टारगेट लैंग्वेज की, यानी जिस भाषा से ट्रांसलेशन कर रहा है उसकी भी जानकारी और जिस भाषा में कर रहा है उसकी भी जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु रोट द होम एंड द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु रोट होम एंड वर्ल्ड, यानी होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखा है?
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है हु रोट, सॉरी, तो ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, आप उस हाईलाइट पर मत जाएगा। हु रोट होम एंड द वर्ल्ड, यानी होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखा है? तो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर पूछेगा हु हैड ट्रांसलेटेड, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि किसने ट्रांसलेट किया है, तो आप एस एन टैगोर पे जाएंगे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ट्रांसलेटर कई सारे हैं, लेकिन जो कोर्स में लगा हुआ है वो आपको लगा एस एन टैगोर, तो वो ट्रांसलेटर है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हु हैड ट्रांसलेटेड होम एंड द वर्ल्ड इनटू इंग्लिश। तो होम एंड वर्ल्ड को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और ट्रांसलेशन किया एस एन टैगोर यानी सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। एस एन टैगोर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन होम एंड वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम एंड वर्ल्ड जो आपके कोर्स में स्टूडेंट लगा है वो नॉवेल 1916 में पब्लिश हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, ये सारे बहुत ही पॉपुलर नॉवेल्स हैं। 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप मेरे साथ खुद भी आंसर गेस करते रहिए कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जो 11th नंबर है, कह रहा है इन एजुकेटेड एंड जेंटलमैन। जो एजुकेटेड एंड जेंटलमैन है, ही इज वेल्दी एंड ओनर हु मैरिड अ पुअर अनअट्रैक्टिव वुमेन एंड लव्स हर वेरी मच, नॉन वायलेंट अप्रोच टू स्वदेशी। और जिसका कैसा अप्रोच है, जो मूवमेंट है नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट को अप्रोच है, यानी वो हिंसात्मक तरीके से स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो अहिंसात्मक रूप से रहना चाहता है। और एजुकेटेड जेंटलमैन कौन है? तो स्टूडेंट होम एंड द वर्ल्ड में बिमला, निखिल, संदीप और अमूल्य और बारा रानी ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और ये एक ऐसी स्टोरी है स्टूडेंट की, इसमें नेशनल मूवमेंट के लिए स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, और इसमें क्या कहते हैं, इस स्टूडेंट जैसा आपको पता होगा कि निखिल की वाइफ है बिमला, और उसमें क्या होता है कि संदीप से वो जब मिलती है तो संदीप जो है देशभक्ति की भावना उसके अंदर है, शुरू में हमको पता चलता है, लेकिन वो क्या करता है, बिमला को गलत तरीके से भड़काता है, जिसकी वजह से वो घर में चोरी करती है और अपने पति के नज़रों में गिर भी जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपको कह रहे हैं कि जो संदीप है वो क्या कर रहा है, वो रिबेलियस है, और वो एक तरह से वो गलत काम करके वो अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेटेड मैन कौन है? संदीप का निखिल है। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे, स्टोरी आप जैसे चाहेंगे गूगल करके भी आप पढ़ सकते हैं। वेन द स्टोरी होम एंड द वर्ल्ड इज सेट, अब किस ईयर में स्टोरी होम एंड द वर्ल्ड की सेटिंग है? तो होम एंड वर्ल्ड की सेटिंग स्टूडेंट 1907 से 1908, सेटिंग यानी कहानी किस वर्ष में चल रही है, तो कहानी बता रहा है 1907 से 1908 का ईयर है जब कहानी चल रही है। ठीक है, पब्लिकेशन ईयर मैंने आपको बताया है कि कब पब्लिश हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइफ ऑफ निखिल, ठीक है, wife of Nikhil who goes through the transform a quite happy wife confined to her traditional female role to a fiery passionate supporter of स्वदेशी मूवमेंट। कि कह रहा है कि कौन है वाइफ ऑफ निखिल, तो निखिल की वाइफ बिमला। स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन बड़े इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ कैरेक्टर के बारे में पता चल सके। तो देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को ही आपके लिए शामिल किया। तो कह रहा है कि वो कैसी वाइफ है निखिल की और कैसी है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो पहले साधारण महिला रहती है, लेकिन क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी जो साधारण घर की महिला या पत्नी होने के बजाय वो एक फायरी सपोर्टर बन जाती है स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट जो था भारत में उसका एक बन जाती है सपोर्टर। तो वो कौन है? बिमला है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है बिमला फॉल्स इन लव विथ ही रिटर्न इन ही इन रिटर्न यूजेस हर फॉर ओन पर्सनल गेन, यानी कौन बिमला फॉल्स इन लव विथ, किसके साथ प्रेम में पड़ जाती है और उसके बदले उसको वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। वायलेंट अप्रोच टू स्वदेशी, स्वदेशी को लेके हिंसात्मक किसका रवैया है, और मतलब कि वो मार काट तरीके से स्वदेशी को हासिल करना चाहता है, स्वदेशी की लड़ाई को लड़ना चाहता है। फोकस द एंड रिजल्ट रैदर देन हाउ टू गेट देयर, वो बस चाहता है कि बस कैसे स्वदेशी का मकसद पूरा। वो ये नहीं सोचता है कि जैसे हमको कहीं स्कूल में एडमिशन लेना तो उसको कहने का ये मतलब नकल वकल करना पड़े तो भी, लेकिन हमारा एडमिशन होना चाहिए। तो वही बस स्वतंत्रता पाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका क्या है, गलत है। और वो कौन पर्सन है? वो संदीप है, जो क्या कर देता है, जो बिमला को वो कर देता है, मतलब एक तरह से मिसगाइड कर देता है, मिसलीड करता है। और ये शुरू में बिमला जो है संदीप से बहुत प्रभावित हो जाती है, और उसके साथ ऑल्दो मैरिड है फिर भी वो लव में पड़ जाती है उसके साथ। ठीक है, बाद में वो अपनी गलती रियलाइज करती है और बहुत अपने पति के अपने नज़रों में ही गिर जाती है। ठीक है, और लास्ट में वो अपने पति को अच्छे से समझ पाती है कि वो उसका पति भी स्वदेशी का सपोर्टर है, लेकिन वो अच्छे से ईमानदारी से रह के और स्वदेशी को के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। स्वदेशी यहाँ पे एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल है स्टूडेंट। ठीक है, स्वतंत्रता का आंदोलन है।
अगला क्वेश्चन है बिमला सिस्टर इन लॉ हु इज नॉट वेरी क्वाइट फॉन्ड ऑफ बिमला। बिमला के सिस्टर इन लॉ कौन है, ठीक है, जो बिमला जो बिमला को पसंद नहीं करती है, एंड टॉन्ट हर फॉर रिलेशनशिप विद संदीप सीनियर क्वीन, ठीक है, तो वो संदीप से रिलेशन के लिए उसको टॉन्ट करती है, वो कौन है, बारा रानी, ठीक है, यानी जो सिस्टर इन लॉ कौन है, वो बारा रानी है। चलिए बिमला की। अगला क्वेश्चन है हु रिजॉल्व्स टू किल अ कैशियर दैट्स द रिप्रेजेंटिंग अ रॉ इमोशन पैशन एंड राइट मेंटालिटी व्हेन बिमला आस्क फॉर मनी। जब बिमला मनी के लिए मांगती है तो कौन कहता है कि कैशियर को किल कर देता है, रिपोर्टिंग अ रॉ इमोशन और पैशन, और राइट मेंटालिटी मतलब दंगाई मानसिकता कौन दिखाता है, तो अमूल्य। अमूल्य जो है वो क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं स्टूडेंट संदीप का असिस्टेंट है। ये भी एक क्या तरह से है, एक रॉयट मेंटालिटी का, दंगाई मारपीट में यकीन रखने वाला है और मारपीट करना वाला है, ठीक है, उसको बस स्वदेशी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चोरी डाका करना पड़े, इससे ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये स्टूडेंट ये दिखाती है कि ये नॉवेल की कैसे जो इंडियन स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे दो तरह था, कुछ लोग मारपीट में हिंसा में यकीन रखते थे, कुछ लोग नॉन वायलेंट में। तो ये दिखाता है कि जो निखिल है वो नॉन वायलेंट अहिंसा में रखता है और सही रास्ते पे चलकर रखना चाहता है और वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुअर हिंदू लो कास्ट सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट फ्रॉम हायर क्लास ट्रेड्स फॉरेन मेड विथ क्लॉथ फॉर मनी सो संदीप बॉर्न्स हिज लैंड। संदीप किसके, पुअर हिंदू कौन है, लो कास्ट का है, जिसको हाई क्लास के लोग पनिशमेंट देते हैं, फॉरेन ट्रेड वो जो लोग विदेशी लोगों से व्यापार करता है कपड़े उपड़े का, जिसकी वजह से संदीप उसका क्या कर देता है, उसका जगह जमीन जला देता है। निखिल बाइज अ लैंड एंड पंचू बिकम अ टेनेंट फार्मर, और जो है कि जो निखिल है उसके लिए एक जमीन खरीदता है और वो वहां पे काम करने लगता है। टेनेंट फार्मर मतलब जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, फार्मर, तो वो कौन है, ठीक है, एंड पंचू बिकम द पुअर टेनेंट फार्मर, ठीक है। तो वो कौन करेक्टर है स्टूडेंट, वो पंचू है जिसका लैंड को जलाया जाता है, ठीक है। वो कौन करेक्टर है, पुअर हिंदू जिसका संदीप जला देता है। अरे भाई स्वदेशी मतलब स्वदेशी को अपनाना है, लेकिन वो ट्रेड कर लेता है, मतलब बिजनेस करता है, अंग्रेजों के साथ कर लेता है, जिसकी वजह से संदीप उसका घर जला देता है, वो पंचू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पैसिनेट एंड मैनिपुलेटिव लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। जो मैनिपुलेटिव मतलब जो गलत, जो आपको मैनिपुलेट कर देता है, यानी पथभ्रष्ट करने वाला है जो आपके दिमाग का, तो वो संदीप है। संदीप ही जो है वो मैनिपुलेटिव और रॉयट लीडर है, ठीक है, और इसका असिस्टेंट कौन है, अमूल्य है। अगला क्वेश्चन है इन इंग्लिश वुमेन देयर टू टीच बिमला हाउ टू बी अ मॉडर्न वुमेन। एक अंग्रेजी महिला जो बिमला को बताती कैसे मॉडर्न महिला बनना है स्टोरी में, वो कौन है स्टूडेंट, वो है मिस गिल्बी। वो कौन है, मिस गिल्बी है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कह रहा है हु रोट टीचर हु वाज टीचर ऑफ निखिल। निखिल के टीचर का क्या नाम है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा चंदना वसु, ठीक है। एक्चुअली ये बंगाली स्टूडेंट, इसलिए इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, चंदना वसु, ठीक है, याद रखेंगे स्टूडेंट आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोविडेंस टू बी कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश द्वारा भारत में पहले किसको कब्जा किया गया, तो स्टूडेंट उसका राइट आंसर है बंगाल, और बंगाल को ही पहले किया गया, फिर बंगाल का ही डिवीजन कर दिया गया, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट बंगाल में ईस्ट दे दिया गया मुस्लिम्स को और वेस्ट को कर दिया गया हिंदूज को, बांट दिया गया बंगाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज संदीप आस्क बिमला टू गेट। संदीप अपने कार्यों को स्वदेशी के पूर्ति के लिए कैसा कितना रुपए मांगता है, 50,000 रुपए मांगता है, कितने, 50,000, ठीक है। संदीप जो बिमला से कितने रुपए मांगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, आप अपने साथ मेरे आंसर्स को भी चेक करते चलिएगा, ठीक है, ये आपको कितने सही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 50,000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मच डज बिमला एक्चुअली गेट हिम, कितना उसको अवेलेबल कर पाती है, तो 6,000, ठीक है, 6,000 याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पुअर मुस्लिम ट्रेडर बोटमैन डज नॉट स्टॉप फेयरिंग फॉरेन गुड। तो एक हिंदू पूछा था, और पुअर मुस्लिम मैन कौन है, जो व्यापार मतलब स्वदेशी मतलब भारत खादी पहनना, देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करना, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना। तो इस मूवमेंट में पुअर मुस्लिम ट्रेडर बोटमैन कौन है, डज नॉट स्टॉप फेयरिंग, वो ले क्या जाता है, फॉरेन गुड को ले आता है, क्योंकि भाई पैसे चाहिए होते हैं, कैसे घर चलेगा उसका। तो संदीप सिंह हिज बोट, संदीप उसके देखो हिंदू का घर जला देता है और इसका क्या करता है, बोट को डुबो देता है। तो उस मुस्लिम व्यक्ति का क्या नाम है, तो उसका नाम है मिर्जा, उसका स्टूडेंट नाम क्या है, मिर्जा, वो व्यक्ति कौन है, मिर्जा। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि व्हेन व्हाट डू विद द फेडेड फ्लावर ऑन द पिक्चर फ्रेम रिप्रेजेंट, यानी जो हमको स्टोरी में फेडेड फ्लावर दिखते हैं वो क्या दिखाते हैं, फेडेड फ्लावर डाइंग फ्लावर्स इसको भी कहते हैं स्टूडेंट। तो जो डाइंग फ्लावर हमको पिक्चर में दिखता है नॉवेल में, वो क्या दिखाता है, तो डाइंग दिखाता है कि कैसे
जो बिमला और निखिल का रिलेशन है, जो पति पत्नी उनका रिलेशन कैसे डाइंग हो रहा है, कैसे कमजोर हो रहा है, मर रहा है। क्योंकि बिमला जो है वो अपने पति से छुप छुप कर संदीप की मदद करना चाहती है और उसको लगता है संदीप बहुत अच्छा है। बाद में वो जानती है कि संदीप की वजह से उसको घर में वो अपने पति के नजरों में गिर जाती है, वो अपने रास्ते से, सत्य के रास्ते से भटक जाती है। क्योंकि दोनों का मकसद है स्वदेशी को लाना, स्वदेशी मूवमेंट भारत में चलाना। लेकिन जो निखिल है वो सही तरीके से, और जो संदीप है उसका रास्ता गलत है। वो लोगों को मार पीट के आप स्वदेशी नहीं चला सकते। यही रविन्द्रनाथ टैगोर की खूबसूरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर। स्टूडेंट, राइटर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और 1913 में ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि 12 में लिखा था, 13 में ट्रांसलेशन किया था और 13 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, ठीक है, जिसको सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से भी जानते हैं। सॉन्ग मतलब गीत, ऑफरिंग मतलब अंजलि, अर्पित करना, तो सॉन्ग ऑफरिंग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट की, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया, द ट्रेन हैज रीच्ड एट अमृतसर, या द ट्रेन हैज अराइव्ड एट अमृतसर। ये जो स्टोरी अमृतसर आ गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सॉरी, नरेटर कौन है? तो इसमें नरेटर कौन है स्टूडेंट? पठान, बाबू, सरदार जी। तो एक ट्रेवलर, जो राइटर खुद है, एक यात्री, ये इसका नरेटर है। और वो यात्री कौन है? खास करके ऑथर है। ठीक है, तो नरेटर मतलब स्टोरी कौन बता रहा है? अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया स्टूडेंट एक कहानी है, पार्टीशन स्टोरी है, जिसमें राइटर बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि वो इंडिपेंडेंस डे परेड में देखने जा रहे हैं। और वहाँ पे रास्ते में क्या होता है कि कैसे लोग, जगह जगह बदलती है, बस्तियां बदलती हैं, तो कैसे मुस्लिम लोग, मुस्लिम एरिया आता है तो हिंदू डर जाते हैं और हिंदुओं के साथ मारपीट होती है, और कैसे हिंदू एरिया आता है तो मुस्लिमों के साथ मारपीट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवलर है, जो ऑथर खुद है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी है ऑथर, अमृतसर आ गया। ठीक है, इनका बर्थ बाद में सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ठीक है, भीष्म साहनी, और भीष्म साहनी जो है बलराज साहनी के भाई हैं, जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। ठीक है, अपने टाइम के थे। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी वाज बोर्न एट रावलपिंडी पाकिस्तान। पूछ देगा क्वेश्चन में कहां बर्थ हुआ था, तो आपको याद रखना है रावलपिंडी पाकिस्तान में। और ईयर क्या था स्टूडेंट? ईयर था 8 अगस्त 1915। जो डेट था 8 अगस्त 1915 को वो पैदा हुए थे रावलपिंडी पाकिस्तान में। दोनों बातों को ध्यान से बैठा लीजिएगा मन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भीष्म साहनी गॉट पद्म भूषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मिला पद्म भूषण? 1998 में। बहुत नोट कर लीजिएगा, पद्म भूषण मिला। क्या मिला 1998 में? इनको क्या मिला है? दोनों याद रखिएगा, पद्म भूषण 1998, भीष्म साहनी। ठीक है, याद रखिएगा। अमृतसर आ गया इज अ काइंड ऑफ, कैसी कहानी अमृतसर आ गया? मैंने बताया स्टूडेंट, ये पार्टीशन स्टोरी है, पार्टीशन नरेटिव, यानी ये बंटवारे की कहानी को बताता है। ये ट्रेवलॉग नहीं है, यात्रा नहीं है। यात्रा होती है लेकिन ये यात्रा नहीं है, यात्रा वृतांत नहीं है। ठीक है, ये थ्रिलर नहीं है, हॉरर स्टोरी नहीं है, ये पार्टीशन नरेटिव है। ये दिखाता है विभाजन के का नरेटिव है। ठीक है, कि और जो आपको पूछ भी देगा कि भीष्म साहनी नोन फॉर, तो ही नोन फॉर पार्टीशन नरेटिव। उनको जाना जाता है पार्टीशन की कहानियों के लिए। ठीक है, बंटवारे की का जो इफेक्ट पड़ा लोगों पे, कैसे लोगों के घर द्वार सब बर्बाद हुए, ये सारी कहानियां बंटवारे की वजह से, ये इसको कहा जाता है पार्टीशन, जिसमें बंटवारे की, भारत पाकिस्तान बंटवारे के ऊपर जो फोकस होता है। अगला क्वेश्चन, द फेमस पार्टीशन नॉवेल रिटन बाई। अब भीष्म साहनी का नॉवेल, ये स्टोरी लगी है आपके कोर्स में, और नॉवेल कौन है फेमस स्टूडेंट? उसका नाम है तमस। इसी नाम से इस पे पिक्चर भी बनाई गई, और निखिल करके किसी ने बनाया, पूरा नाम आप देख लीजिएगा। और ठीक है, और ये तमस जो है, ये पार्टीशन नॉवेल स्टूडेंट देख लीजिएगा, इस पे मूवी किसने बनाई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूवी किस डायरेक्टर ने बनाई है। तो तमस यानी डार्कनेस को कहते हैं, और ये इनका फेमस पार्टीशन नॉवेल है, सबसे पॉपुलर नॉवेल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि शिव शंकर पिल्लई वॉज बॉर्न एट तखाजी, केरला के तखाजी में, केरला के तखाजी में इनका जन्म हुआ है शिव शंकर पिल्लई का। किस, यानी ईयर क्या है, डेट क्या है? अगला तो इनका बर्थ हुआ 17 अप्रैल 1912, जो ऑप्शन डी कह रहा है 17 अप्रैल 1912। और थकाजी जो है, इनको थकाजी, शिवशंकर पिल्लई को थकाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बर्थ उसी जगह पे हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने इसको अपने नाम का, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला जी कहते हैं ना, इसीलिए इनको तखाजी कहते हैं। और ये तखाजी क्यों इनके साथ जुड़ा हो? क्योंकि ये यहीं पे पैदा हुए थे, याद रखिएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, शिवशंकर पिल्लई पॉपुलरली नोन एज, मैंने ये क्वेश्चन बताया है क्योंकि उनको क्या कहा जाता है? तखाजी।
ये एक मलयालम वर्ड है, ठीक है, और ये जगह का नाम है जहां पे वो पैदा हुए थे, और कहां पे है, केरल में है। ये सब चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि तखाजी शिवशंकर पिल्लाई इज ऑथर ऑफ, मैंने बताया ना कैसे ऑथर है, मलयालम लिटरेचर के राइटर हैं। कैसे हैं, मलयालम लिटरेचर के राइटर हैं, मलयालम भाषा का लिखते हैं, क्योंकि ये आपका पेपर ट्रांसलेशन है और इसमें आप बहुत सारे भाषाओं का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो जो तखाजी का इन द फ्लड आपके कोर्स में लगा है वो कैसा है, मलयालम कहानी है, मलयालम लिटरेचर है, मलयालम साहित्य। अगला क्वेश्चन, तखाजी शिवशंकर पिल्लाई का जनपीठ, जिसको ज्ञानपीठ कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है स्टूडेंट, ज्ञानपीठ को बोला जाता है ज्ञानपीठ। स्टूडेंट ज्ञानपीठ कब मिला इनको, ज्ञानपीठ जो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है 1984 में मिला हुआ है, 1984 में मिला हुआ है, ठीक है। और 1984 नाम से जॉर्ज आरवेल की एक किताब भी है, उसका नाम ही है 1984, तो याद रख लेगा जॉर्ज आरवेल की किताब, और उसी साल इनको मिला ज्ञानपीठ। अगला है तखाजी शिवशंकर पिल्लाई गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, दोनों याद, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और अगर ईयर दे देगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 1985 में मिला साहित्य, 84 में मिला ज्ञानपीठ, ठीक है। दोनों साहित्य के, हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के बड़े पुरस्कार हैं। जैसे अंग्रेजी में नोबल मिलता है और ये सारी पुरस्कार मिलता है, तो इसी तरह से साहित्य के का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है, भारतीय साहित्य में जो दिया जाता है। वेयर डिड द विलेजर टेक शेल्टर इन द स्टोरी इन द फ्लड, इन द फ्लड में गांव वाले कहाँ शरण लेते हैं, तो स्टूडेंट जब फ्लड आ जाता है तो गांव वाले एक टेम्पल पे शरण लेते हैं, टेम्पल में शरण लेते हैं क्योंकि ये बहुत हाइट पे रहता है, बहुत ऊंचे स्थान पे रहता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 1 का जो है मेन प्रोटोगनिस्ट कौन है, पता है मुख्य किरदार कौन है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 की बात करेंगे तो चेन्ना पे पर जो चेन्ना पर्या जो इसको आप कह सकते हैं, चेन्ना पर्या जो है स्टूडेंट वो पार्ट 1 का मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटोगनिस्ट है चेन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट फेमस एंड रिकॉग्नाइज्ड नॉवेल ऑफ शिवशंकर पिल्लाई, शिवशंकर का ये तो शॉर्ट स्टोरी लगी, उनका सबसे फेमस किस कहानी के लिए वो जाने जाते हैं, तो स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, कायर, जिसको कोयर और चीमैन, चीमैन मतलब प्रॉन्स मतलब झींगे होते हैं एक तरह से, तो कायर और चीमन इनके दो फेमस नॉवेल है जिसके लिए शिवशंकर पिल्लाई यानी तखाजी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फ्लड डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स में बटा, तो स्टूडेंट बताया ना पार्ट 1 के बारे में उस बार पूछा था, डायरेक्टर कौन है, 2 पार्ट है इस स्टोरी में, कितने पार्ट या प्लॉट हैं, तो 2 पार्ट या प्लॉट हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि 2 men कम इन अ बोट, हु वर दे, जो 2 व्यक्ति आते हैं बोट में वो कौन है, तो वो कौन है स्टूडेंट, वो पुलिसमैन है, सेलर है, रेस्क्यू करने वाले नहीं, वो क्या है, थीप्स है, चोर है, वो क्या है, थीप्स है। चलिए स्टूडेंट आप भी गेस करते रहिए, आपने कहानी पढ़ी है, आपने क्लासेस की हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हु वर फ्यू, देयर वर फ्यू डैश ट्रीज इन द प्लॉट, प्लॉट में कहानी में कितने ट्रीज कौन से थे, तो बनाना ट्रीज थे स्टूडेंट, बहुत सारे बनाना ट्रीज थे, जिसकी वजह से चेन्ना घर छोड़कर बाढ़ में भी जाना नहीं चाहता था, वो जानता था कि वो चला जाएगा तो उसके केले चोर और उठा ले जाएंगे, लोग चोरी कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि चेन्ना लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 4 चिल्ड्रेन, ठीक है। चेन्ना जो रहता था वो अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ रहता था, और स्टूडेंट साथ ही साथ बताना होगा कि चेन्ना के 4 बच्चे और एक कैट और एक डॉग भी था उसके पास, जिसमें से 4 बच्चे पत्नी और कैट को लेकर चला जाता है, डॉग यहीं पे फ्लड में छूट जाता है, जिसकी स्टोरी सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट में कैरेक्टर कौन है, मेन डॉग है उसका। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर हंडल्ड इन वन रूफ ऑफ द टेम्पल, एक कमरे में कितने बच्चों को रखा गया था टेम्पल के, तो कितने, 67, याद रखिएगा कितने बच्चे रहते हैं, 67। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये देख लीजिएगा इन द फ्लड का ट्रांसलेशन किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द डॉग इन द एंड, एंड में डॉग के साथ क्या होता है, तो देखिए जब लास्ट का समय आता है तो डॉग को क्या होता है, उसको एक क्रोकोडाइल खा जाता है, क्या खा जाता है, क्रोकोडाइल उसको मार देता है, जबकि वो उसके घर की रखवाली करता रहता है और सब लोग चले जाते हैं, तभी भी वो कुत्ता अंत समय तक घर की रखवाली करता है, चोरों को अंदर नहीं घुसने देता, ये सारी चीजें, तो क्या हो जाता है लास्ट में उसको क्रोकोडाइल खा जाता है उस पानी में, और वो उसकी मदद कोई नहीं करता है, डॉग की मदद कोई नहीं करता है कि वो भी बाढ़ से चला जाए, जबकि नावें आती हैं चली जाती हैं लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेट ऑफ द थीफ हु क्लाइंब्ड वन रूफटॉप, जो घर में घुसने की कोशिश करता है, चोर के साथ क्या होता है, तो स्टूडेंट उस चोर के साथ क्या होता है, डॉग उसको बुरी तरह से उसके अंगूठे में काट लेता है, ठीक है, द डॉग बाइट हिम हार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मीनाक्षी मुखर्जी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, अब मीनाक्षी मुखर्जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्ष में मिला है, फॉर हर वर्क
पेरिसेबल अंपायर, याद रखिएगा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला भी है और किसके लिए मिला है, तो द पेरिसेबल अंपायर को भी याद रखिएगा, द पेरिसेबल अंपायर। और ईयर क्या था स्टूडेंट, 2003, यानी इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2003 में द पेरिसेबल अंपायर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेरिसेबल अंपायर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। तो किसने छापा है पेरिसेबल अंपायर को, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड ने छापा है, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड में किस ईयर में छापा है, 2001 में, कितने में, 2001 में। और जो एक और क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया स्टूडेंट, वो कह रहा है कि डिवाइडेड बाय कॉमन लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ विच कलेक्शन ऑफ एसे। तो देखिए डिवाइडेड बाय कॉमन लैंग्वेज ये है वो द पेरिसेबल एम्पायर, जो स्टूडेंट है जो द पेरिसेबल एम्पायर है, इसी के अंदर एक एसे है डिवाइडेड बाय ए कॉमन लैंग्वेज बाय मीनाक्षी मुखर्जी का वर्क है जो आपके कोर्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो द पेरिसेबल एम्पायर का है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और 50 क्वेश्चन के सीरीज को कवर किया है स्टूडेंट। आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा कर लगा होगा, इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन पढ़ जाएगा, जो बातें नोट करने को कहेंगे कर लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा। इससे मिलते और सारे क्वेश्चन तैयार करेगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को आप जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, बहुत मेहनत करके स्टूडेंट्स हम आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम सबसे शानदार हो। एग्जाम देने के बाद कमेंट करके बताइएगा कैसा पेपर रहा आपका।